चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले माध्यमिक परीक्षा कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है ये। ठीक है, तो इसमें सेक्शन ए है। इस सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके 18 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक के लिए एक एक अंक रहेगा। क्या एक एक अंक के वो क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके Fe2O3 प्लस 2Al देन Al2O3 प्लस 2Fe। तो ऊपर दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार की है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन का प्रतिस्थापन कर रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें आ जाएगा आपका द आंसर, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघलने लगती है। तो सीजियम क्या होता है, हथेली पर रखने पर क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। क्या एसीटोन CH3CO CH3 का IUPAC नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं अपन प्रोपेनोन, क्योंकि इसमें क्या है 3 कार्बन परमाणु है। क्या संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है अपने कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। पांचवा क्वेश्चन है H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होता है। तो H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होगा, बाहर की ओर क्या होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। क्या अगला एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है। तो उसमें मिलाया जाता है मेथेनॉल। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में, कणिकाओं में हीमोग्लोबिन क्या होता है, पाया जाता है। क्या अगला क्वेश्चन है आपके अंडाशय की ओर पराग नली की वृद्धि किस प्रकार की गति है। तो ये गति है आपकी रसायन अनुवर्तन क्या है, इसकी गति रहेगी। अगला क्वेश्चन है आपके नवा अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्त्राव क्या कहलाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हमेशा हार्मोन का क्या होता है, स्त्राव होता है। दो अंडवाहिनियां संयुक्त होकर एक लचीले थैलोनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सेटाइवम। जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। तो जैव आवर्धन करने वाले पदार्थ हैं, पीड़कनाशी भी हैं, DDT भी है, शाकनाशी भी है, और इसमें क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में बल्ब लगाए जाते हैं। किस लिए लगाए जाते हैं। तो वो लगाए जाते हैं परावर्तक के फोकस बहुत निकट। किसी लगाए जाते हैं, बहुत निकट लगाए जाते हैं। तो ब ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आपके अगला क्वेश्चन है आपके इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या है। तो इंद्रधनुष के बनने का कारण है पानी की बूंद में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन। ये क्या रहेगा, उसका रीजन रहेगा मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है आपके 15वां क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने के लिए वाला उपकरण कौन सा है। तो धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अमीटर का उपयोग किया जाता है। और विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका अमीटर सही आंसर आ जाएगा। T समय में प्रतिरोध R में धारा I प्रवाहित करने पर किए गए कार्य का सूत्र। तो क्या आ जाएगा, इसमें यह वाला सूत्र आ जाएगा, W=I²RT। विद्युत परिपथों की लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। तो कौन सी है, फ्यूज लगा दो, ताकि आपके वहाँ आगे कोई सप्लाई में ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। क्या यह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है, क्या कहलाती है, दिक् परिवर्तक कहलाती है। क्या कहलाती है, ये धारा के प्रवाह को उत्परिवर्तन कर देती है। क्या अब आएंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत बनने वाले अविलेय पदार्थ को कहते हैं। तो बनने वाले अविलेय पदार्थ को बोलते हैं अपन अवक्षेप, और ये अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण में आता है। क्या भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को, यौगिकों को क्या कहते हैं। तो उनको बोलते हैं अपन खनिज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, खनिज। बाल्यकाल में पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन के अल्प स्त्राव से व्यक्ति रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन का अल्प स्त्राव से। तो क्या हो जाए, वृद्धि हार्मोन क्या है, शरीर की लंबाई चौड़ाई को नियंत्रित करता है। तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, बौना रह जाएगा। क्या एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो लगभग कितना परसेंट, तो लगभग वो 1% भाग क्या करते हैं, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्या विभवांतर को माप एक यंत्र द्वारा की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। किसी विद्युत धारावाही
चालक से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हस्त अंगुष्ठ नियम से जानी जाती है? तो दक्षिण हस्त नियम से। किसके नियम से? दक्षिण हस्त नियम से। तो ये थे आपके MCQ फिल इन द ब्लैंक्स। अब आ रहे हैं आपके अति लघुतात्मक प्रश्न। इनके लिए भी आपको 1-1 मार्क्स मिलता है क्वेश्चन के लिए। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन सीमित वायु में किया जाए तो क्या होगा? कि वायु की आपूर्ति को सीमित कर दें तो अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से कज्जली ज्वाला निकलेगी क्या? अगला क्वेश्चन है आपके हल्के हरे रंग के फेरस सल्फेट की क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या होता है? तो फेरस सल्फेट की क्रिस्टलें को जल से निकालने पर वे क्या हो जाते हैं? श्वेत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वे श्वेत हो जाते हैं हल्का गर्म करने पर। प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों के दो उदाहरण दीजिए। तो प्रबल अम्ल में आपके HCl आ जाएगा और HNO3 आ जाएगा या फिर H2SO4 आ जाएगा, जबकि आपके प्रबल क्षारों में NaOH व KOH आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लोहे पर जंग क्यों लगता है? तो लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3 तथा आयरन हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मनुष्य के डायफ्राम में अगर छिद्र कर दिया जाए तो श्वासन लेने की क्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। संवेदी अंग किसे कहते हैं? कोई एक उदाहरण दीजिए। तो संवेदी अंग क्या होते हैं? कि जो बाहरी पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों को पहचान लेते हैं, संवेदी अंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आँख, नाक व कर्ण। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु सूक्ष्म नर जनन कोशिकाएं होती है जो मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। इसमें एक लंबी पूंछ होती है जो मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है क्या? अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो मानव में लिंग निर्धारण आनुवंशिक आधार पर होता है। सॉरी, क्वेश्चन नहीं दिखा आपको। ये मानव लिंग निर्धारण किस आधार पर होता है? तो आनुवंशिक आधार पर होता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर विकृत होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला है आपके विचलन कोण से क्या तात्पर्य है? तो विचलन कोण क्या होता है? किसी प्रकाश किरण का विचलन कोण आपतित किरण तथा निर्गमित किरण मतलब कि परावर्तित किरण के बीच कोण के पदों में परिभाषित किया जाता है, उसे बोलते हैं अपन विचलन कोण। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी प्रकाश की किरण विद्युत धारा द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत चुंबक में क्रोड के सामान्यतः किसका बना होता है? तो क्रोड कच्चे लोहे का बना होता है। ये आपके सेक्शन ए यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। आपके खंड ब है, इसमें प्रत्येक प्रश्न आपको 2-2 अंक के मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर का चौथा क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इनके लिए क्या करना है? आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। सबसे पहले इनको रासायनिक सूत्र प्रतीक के रूप में लिखना है, फिर उनको आपको संतुलित करना है क्या। अगला क्वेश्चन है धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? इसकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा? उदाहरण सहित बताइए। तो इसके आंसर में लिख सकते हैं अपन कि भाई धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अपन अम्ल से कराएंगे तो लवण तथा जल यहाँ पर को बनेगा क्या। और क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के सामान्य धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं क्या, और लवण व जल बनाएंगे। अतः धातु ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है सोने की शुद्धता किसमें मापी जाती है? शुद्ध सोने के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते हैं क्या। तो शुद्ध सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। ये काफ़ी नर्म होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ है कि 22 भाग शुद्ध सोने से तथा 2 भाग तांबा या चांदी मिलाने से मिलाया जाता है क्या। अगला है गैसों के विनिमय के लिए मनुष्य फुफ्फुस कार्यप्रणाली को समझाइए क्या। तो फुफ्फुस के अंदर वायु मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है और अंत में गुब्बारे जैसी संरचना अंतकृत हो जाती है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं क्या। 8वां क्वेश्चन है आपका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के 2 कार्य बताइए। तो ये कोशिकाएं उद्दीपन तथा प्रेरणा संवहन के लिए विशिष्ट होती हैं और ये उद्दीपन को संवेदी अंग से मेरुरज्जु या मस्तिष्क की ओर ले जाती हैं क्या। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको डायग्राम इसमें बनाना है क्या। अगला क्वेश्चन है अंडप किसे कहते हैं? इसका चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आवर्तबीजी पुष्प में
मादा जननांगों को जननांग कहते हैं। जयांग प्रत्येक को अंडप या स्त्री केसर कहा जाता है क्या? ठीक है, प्रत्येक अंडप एक गुरु बीजाणु पर्ण होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अगला क्वेश्चन है आपके 10वां। संकर, पुनेट स्क्वायर, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी, इनको क्या करना है? परिभाषित करना है। तो संकर क्या होते हैं? 2 आनुवंशिक रूप से भिन्न जीवों के बीच संकरण के बाद उत्पन्न जीव को क्या बोलते हैं? संकर या हाइब्रिड कहा जाता है क्या? पुनेट स्क्वायर क्या होता है? ये एक चेकरबोर्ड होता है जो 2 जीवों के बीच क्रॉस के परिणाम को प्रदर्शित करता है। यह जीनोटाइप तथा फेनोटाइप दोनों संतति का वर्णन करता है। अगला है F1 पीढ़ी। F1 अथवा प्रथम जनरेशन वह जनरेशन है जो आनुवंशिक रूप से भिन्न जीवों को, जिन्हें जनक कहते हैं, के मध्य क्रॉस कराने पर उत्पन्न होती है। F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी या द्वितीय जनरेशन वह जनरेशन है जो F1 जनरेशन के जीवों के मध्य संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है क्या? अगला क्वेश्चन है, ये आपके न्यूमेरिकल है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब पर प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? तो इसमें आपको क्या है? लेंस सूत्र से इसको सॉल्व करना है क्या? 12वां क्वेश्चन है, सफ़ेद प्रकाश के पुंज का प्रिज्म से गिरने के पश्चात 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इन रंगों को 1 से 7 तक अंकित किया गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक छात्र पर्दे पर बने वर्ण स्पेक्ट्रम को देखकर अग्रलिखित बयान देता है। कौन सी 2 स्थितियों के रंग पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के रंग, दूसरा खतरे के निशान के रंग के समान होते हैं? तो आप पहले तो इन 7 रंगों को लिख सकते हो, जैसे कि पहले आएगा आपका लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और लास्ट में आ जाएगा आपका बैंगनी क्या? तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको गिरा है पोटेशियम परमैंगनेट घोल के रंग का। तो इसमें आप लिख सकते हो भाई 6 नंबर, जो कि जामुनी रंग है, जो पोटेशियम परमैंगनेट के घोल के रंग का होता है। और दूसरा है खतरे के निशान के रंग के समान कौन होता है? तो वो होता है नंबर 1 लाल रंग। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र होती है, समझाइए। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूची का उत्तरी ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। इसलिए परिपाटी के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव में प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। लेकिन चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र की होती है क्या? खंड स, इसमें आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलते हैं। तो ये आपके 1.5 नंबर के, मतलब कि 3 नंबर के रहते हैं क्वेश्चन। तो इसमें पहला है क्वेश्चन है, कारण बताइए। तो क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं? अगर हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? सेकंड है, कोई किसान खेत में मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा? तो इसमें आप लिखना फर्स्ट वाले में, हाँ क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, लेकिन क्षारीय विलयन में H+ आयन स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। क्षारीय विलयन में H+ आयन की तुलना में OH- आयन की संख्या क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है, इसलिए विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में किसान अपने खेत की मिट्टी का बिना बुझे हुए चूना मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट को उस समय उपचारित करेगा जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, क्योंकि क्या है? क्षारीय प्रकृति की, ये सब पदार्थ क्षारीय प्रकृति के होने के कारण अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देंगे क्या? अथवा करके आप इन दोनों क्वेश्चन को भी कर सकते हो, या तो आप इन दो को कीजिए या फिर इन दो को। पेपर में उसी क्वेश्चन को पुटअप कीजिए अथवा वाले को जिसमें आप 100% श्योर होते हैं, उसमें अच्छा आप आंसर लिख सकते हैं क्या? अन्यथा आप ऐसा कभी ना कीजिए कि आपने एक क्वेश्चन तो इसका आया तो इसका कर दिया और दूसरा इसका, ये हमेशा गलत है, आपको दोनों के मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? अगला क्वेश्चन है आपके 15वां, प्लेसेंटा किसे कहते हैं? इसका कार्य लिखिए। खंडन एवं पुनरुद्भवन में 2 अंतर लिखिए। तो प्लेसेंटा क्या होता है? स्तनधारियों में पाए जाने वाले अस्थायी संवहनी अंग को संदर्भित करता है, जो गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को माता के गर्भाशय से जोड़ता है। और प्लेसेंटा के कार्य रहेंगे आपके भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की आपूर्ति, CO2 तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? प्लेसेंटा द्वारा किया जाता है। और प्लेसेंटा अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य भी करता है। खंडन और पुनरुद्भवन में खंडन क्या होता है? खंडन एक अलैंगिक जनन प्रक्रिया है, जबकि पुनरुद्भवन एक परिवर्धन प्रक्रिया है। सेकंड इधर लिखना है आपको, खंडन सरल बहुकोश के अविभेदित जीवों में पाया जाता है, जबकि पुनरुद्भवन जटिल विभेदित जीवों में पाया जाता है क्या? बाकी आप इन दोनों क्वेश्चंस को भी कर सकते हो क्या? अगला क्वेश्चन 16 का, जैविक आवर्धन
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है? क्या पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा? या हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न दो कोई समस्या लिखिए। अथवा करके किसी पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए और खाद्य श्रृंखला व खाद्य जाल में अंतर लिखिए। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं जो निम्न है। पहला कि ऊर्जा प्रवाह हमेशा एक दिशा होता है, जो सौपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है और शाकाहारियों को स्थानांतरित कर दी जाती है क्या। और सेकंड रीजन इसमें लिख सकते हैं, प्रत्येक स्तर की ऊर्जा हानि के कारण प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का उत्तरोत्तर क्या होता रहता है, ह्रास होता रहता है, मतलब कि कमी होती रहती है। खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में, तो खाद्य श्रृंखला में आप लिख सकते हो फूड चेन में कि खाद्य श्रृंखला जीवों का वह क्रम है जिसमें समुदाय के एक जीव दूसरे जीव को ऊर्जा भोज्य पदार्थ के रूप में स्थानांतरित होती रहती है। और खाद्य जाल में आप लिखना है कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। इसे जीवधारियों को भोजन प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्प रास्ते होते हैं। और दूसरा आप खाद्य श्रृंखला में लिख सकते हैं, इससे जीवों की संख्या क्या रहती है, सीमित होती है। इधर लिख सकते हैं अपेक्षाकृत जीवों की संख्या अधिक या असीमित होती है। इधर लिखना फिर आपको एक खाद्य स्तर का दूसरे खाद्य स्तर के जीवों से जुड़ता है, जबकि इसमें एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में अनेक से अधिक खाद्य श्रृंखलाओं द्वारा जीवों द्वारा किया जा सकता है क्या। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर का, एक ओम प्रतिरोध किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम में एवं समांतर क्रम में अंतर लिखिए। तो एक ओम प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वह चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। मतलब 1 ओम की डेफिनेशन आपसे इसमें पूछी गई है। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में अंतर लिखना है, तो श्रेणी क्रम समांतर क्रम को 2 लाइनों में डिवाइडेशन कर लीजिए। तो श्रेणी क्रम में लिखिए, इस संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित धारा के मान क्या होता है, समान होता है। और इधर लिखना आपको प्रत्येक प्रतिरोध प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसमें लिखना है श्रेणी क्रम में आपको कि इसके मध्य प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न भिन्न होता है, और जबकि इधर विभवांतर क्या रहेगा, समान रहेगा। इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, जबकि इसमें सबसे कम प्राप्त होगा क्या। अगर आपको ये क्वेश्चन ना है तो आप इस वाले क्वेश्चन को न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं क्या। अब खंड द आ रहा है आपके, ये रहेंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न इसमें आते हैं और ये 4-4 नंबर के होते हैं क्या। तो इसमें भी आपको सब टॉपिक मिल जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें एथेनॉल के निर्जलीकरण की समीकरण लिखिए और निर्जलीकरण का नाम लिखिए। अथवा करके दिया गया है निम्न यौगिक को सही श्रेणी की पहचानी, तो इनको आपको इनसे मिलान करना है क्या। और अथवा करके O2 तथा N2 में सहसंयोजी बंध किस प्रकार का बनता है समझाइए। तो आप इसको दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं क्या इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके 19 नंबर का, मानव की श्वसन क्रिया की प्रणाली का वर्णन कीजिए। रक्त के 2 कार्य, तो रक्त के कार्य लिख दीजिए 2, और श्वसन क्रिया की प्रणाली का वर्णन कीजिए। और आप चाहो तो इसमें डायग्राम भी बना सकते हो क्या, क्योंकि 3 नंबर आपको पहले वाले क्वेश्चन के लिए दिए जा रहे हैं। तो 1 नंबर का आपका डायग्राम हो जाएगा और 2 नंबर की आपकी कार्यप्रणाली हो जाएगी क्या। अथवा करके इन तीनों क्वेश्चन के भी आप आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके लास्ट रहेगा क्वेश्चन। इसमें 2 लेंसों की संयुक्त क्षमता एवं फोकस दूरी को समझाइए। तो लेंस की क्षमता और आपको फोकस दूरी को समझाना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए है, अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो। तो आपको ये स्थिति दे दी, उसके द्वारा आपको क्या करना है, प्रतिबिंब का निर्माण करना है उत्तल लेंस के द्वारा। दर्पण व लेंस में 2 अंतर लिखिए। तो दर्पण क्या होते हैं, लेंस क्या होते हैं, उसमें आप 2 अंतर लिख सकते हैं। अथवा करके आपको क्वेश्चन दे रखा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो डायोप्टर वाला सूत्र आपको इसमें लगाना है, लेंस की क्षमता वाला। लेंस सूत्र क्या होते हैं समझाइए। तो लेंस सूत्र आपको लिख के उसको समझा देना है क्या। गोले दर्पण द्वारा परावर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। तो इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर जो था हमने समझा दिया है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इन मॉडल पेपर की बहुत अच्छी सीरीज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आज आपके तीसरा पेपर है क्या। अगर आपने हमारे मॉडल पेपर किए तो आपको वहाँ पे बोर्ड में 80 में से 80 मार्क्स लाने के लिए 100% चांस बन जाते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार चैनल को बनाते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।